नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पीएससी लेक्चर्स में, जिसमें आज हम आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है, और प्रकाश का अपवर्तन क्या है। परावर्तन में हमने पढ़ा था कि किसी समतल सतह से प्रकाश अगर टकराए तो अपने प्रारंभिक दिशा की ओर मुड़ जाती है, जबकि अपवर्तन में क्या होता है कि वो प्रकाश अगर कोई एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ती नहीं है, अपनी दिशा में आंशिक रूप से विचलित होती है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन हम लोग कहेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा में आंशिक रूप से विचलित होती है। अब सबसे पहले समझेंगे माध्यम क्या है। जैसे आपको पता होगा कि प्रकाश जैसे हवा है यानी वायु है, वायु से आता है पानी में, तो ये हम लोग का जो है इसको कहेंगे हम लोग पहला माध्यम, और इसको हम लोग कहेंगे दूसरा माध्यम, ठीक है। और वही चारकोल वह एक अलग माध्यम हो गया। मतलब जब प्रकाश एक रूप से दूसरे रूप में जाती है तो उसका माध्यम क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में वायु में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। निर्वात में भी लगभग चाल यही होती है। आप लोगों ने यह शब्द सुना होगा निर्वात, ठीक है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह भी 3 लाख किलोमीटर है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होती है। अब आपका निर्वात है क्या? निर्वात वह स्थान है जहाँ पर वायु या हवा भी उपलब्ध ना हो, ठीक है। अब आप लोग निर्वात को समझ गए होंगे। निर्वात क्या है? पानी में प्रकाश की चाल जो होती है, पानी में प्रकाश की चाल होती है आपका 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 2,25,000 किलोमीटर की दूरी पानी अगर हो तो प्रकाश की चाल तय करेगी। वही अगर आपका है कांच, कांच एक मान लीजिए कोई तीसरा माध्यम हुआ, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार हीरा में प्रकाश की चाल अलग होती है, किरोसिन में प्रकाश की चाल अलग होती है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन समझाने के लिए हम एक कांच की सिल्ली लेते हैं। समझिए कि ये हम लोगों की है एक कांच की सिल्ली। आपको अभी हमने बताया कि कांच एक तीसरा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये है आपका कांच, ठीक है। और ये इस पर ये हुआ आपका जो खुला हुआ हिस्सा है, मान लीजिए वायु है, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण यहाँ से आती है, ठीक है, ये सीधी आई और ये अपनी दिशा से आंशिक रूप से विचलित हो गई, ठीक है। विचलित ये नीचे की ओर मुड़ी है और यहाँ पर हमने एक अभिलंब डाल दिया, ठीक है। तो अभिलंब डाला तो ये जो आने वाली किरण होती है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। और जो किरण कांच की सिल्ली पर टकरा के नीचे की ओर आ रही है इस किरण को बोलते हैं हम लोग अपवर्तित किरण। और ये बीच वाले लंब को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अब इसमें भी ऐसा बोला जाता होगा कि जिस पर दर्पण में हमने समझाया था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई द्वारा सूचित करते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित कोण के बीच, अपवर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर द्वारा सूचित करते हैं। अब हम लोग का सवाल उठता है यहाँ पे कि ये जो अभिलंब, ये प्रकाश किरण जो आई ये हवा से ये नीचे की ओर ही क्यों मुड़ी, ऊपर की ओर भी तो मुड़ सकती है। तो इसमें आप लोगों को हमेशा यह ध्यान देना होगा, यह याद रखना होगा कि वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड,
अर्थात इसमें इसमें प्रकाश की चाल तेज है और इसमें होती है आपकी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो इसमें प्रकाश की चाल इसके मुकाबले कम है, तो इसको हम लोग कहेंगे विरल माध्यम। ठीक है, किसके मुकाबले विरल है? यह कांच के मुकाबले विरल है और इसे हम लोग कहेंगे सघन माध्यम। तो इसमें कहा जाता है कि प्रकाश की किरण जब भी किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और वही जब प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। उसको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि ये हम लोगों का एक और ये कांच की सीढ़ी हो गई। ठीक है, और यहाँ से ये प्रकाश की किरण आ रहा है यहाँ से, तो ये आपका हो गया कांच। ठीक है, और नीचे है आपका वायु, हवा। ठीक है, इसमें आएगा तो इसमें इस दिशा की ओर प्रकाश किरण भागेगा, मतलब अभिलंब से दूर भागेगा। तो इस अब कांच क्या हुआ? कांच सघन हुआ, हवा के मुकाबले सघन हुआ, और हवा क्या हुआ? विरल माध्यम हुआ। ठीक है, और ये आपका कौन सा माध्यम हुआ? सघन माध्यम। अब हम लोग समझेंगे कि मतलब मान लीजिए प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में है तो विलंब से दूर भागती है। ये आपको हमेशा याद रखना होगा, या आकृति देख के भी समझ में आ जा रहा होगा कि जो फैले हिस्से से जब प्रकाश किरण घने हिस्से में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब घने हिस्से से फैले हिस्से की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगी। अब हम लोग का अब आपके प्रकाश की किरण की दिशा किससे किधर की ओर मुड़ती है ये तो आप लोगों ने जाना। अब इन्हीं प्रकाश के अपवर्तनों के कारण आप लोगों को बाल्टी में अगर पानी भरी हुई हो तो बाल्टी की पेंदी हम लोगों को छोटी दिखाई देती है, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही अगर कोई बाल्टी है उसमें कोई छड़ सीधी रखी जाए तो तिरछी मुड़ी हुई प्रतीत होती है बाहर से देखने पर। तो उसका मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जिस तरह प्रकाश के परावर्तन में हमने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, और वो भी 2 नियम कोई बाहर से बने नहीं है। जैसे परावर्तन में हमने समझाया था कि अपवर्तन में 2 नियम आपके ये होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। पहला मैंने क्या बताया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण की ज्या, ये आते समय जो कोण बना है ज्या, ज्या को आप लोग पहले से जानते हैं, इसे साइन को हिंदी में हम लोग ज्या कहते हैं, आपतन कोण की ज्या। ठीक है, और अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है, ज्या के अनुपात का अनुपात एक नियतांक होता है। अब जैसे आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण को आई कह रहे हैं तो आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण को आर कह रहे हैं अर्थात साइन आर एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ाया कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर, देखिए एक ही पॉइंट पर स्थित है, एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा नियम हमने पढ़ाया कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये 2 नियम है, और यह किन्होंने दिया था? स्नेल ने दिया था। इसी कारण दूसरे नियम को हम लोग स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब विभिन्न पदार्थों के अलग अलग चीज़ों के अपवर्तनांक हम लोग को याद रखने होंगे। ये अलग अलग कंपटीशनों में एक अंक के बहुविकल्प स्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। आप लोग ध्यान से अगर एक बार देख लेंगे तो वो भी याद हो जाएंगे, नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ प्रमुख पदार्थों के अपवर्तनांक आपके सामने बोर्ड पर लिखती हैं। आपको पता होना चाहिए कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003, पानी का होता है 1.33, केरोसिन का होता है 1.44, एल्कोहल का होता है 1.36, बर्फ का होता है 1.31, मणि का होता है 1.71, नीलम
नीलम पत्थर होता है जिसका होता है 1.77, सिंधा नमक का होता है 1.54 और हीरा जो हमेशा किसी कंपटीशन में पूछा जाता है उसका अपवर्तनांक होता है 2.42। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी पदार्थ का हम लोग अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। उसके लिए नियम होता है कि अगर किसी पदार्थ का अगर आपको अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है, तो अपवर्तनांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है, माध्यम में प्रकाश की चाल। इसे अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित कर सकते हैं, 0 c/cm। फॉर्मूला इस तरह भी लिखा जाता है म्यू बराबर c/cm, जहाँ म्यू अपवर्तनांक हो गया, c हुआ शून्य में प्रकाश की चाल और cm हुआ उस माध्यम में। आपको हमने सबसे पहले ही बताया था कि शून्य कहें या निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, आपको हमने बताया था कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो निर्वात को ही हम लोग शून्य बोलते हैं, जहाँ हवा भी ना हो वो शून्य है, अर्थात निर्वात है। अब जैसे हम लोग वायु का ही अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है, पानी का अपवर्तनांक निकाल के चेक कीजिए, ठीक है। हमने आपको पानी का अपवर्तनांक निकाल के चेक कीजिए, तो आपको सबसे पहले हमने बताया था कि शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और पानी में होती है आपका 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आपको इसका क्या निकालना है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है म्यू बराबर c/cm। हम लोग किसका निकाल रहे हैं, पानी का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पानी का अपवर्तनांक निकाल रहा है, c का मान हम लोग भरेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और उसके बाद से पानी है तो पानी का अपवर्तनांक होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए ये दोनों कट गए और आपका बचता है 3/2.25। पॉइंट के बाद 2 अंक है, डबल जीरो उतार दीजिए, कटा दीजिए, ठीक है। कटाइएगा तो 25 और 25 नवा 225, ठीक है। आप 25 जहाँ के 300, 10/9। अब आप इसको कटाइएगा ना तो ये कटेगा आपका 1.33 बार में। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि पानी का हमने अपवर्तनांक कितना लिखा है, 1.33। तो आपको अगर किसी भी माध्यम में प्रकाश की गति अगर याद हो तो उन पदार्थों का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। यह अपवर्तनांक आपको याद है, ठीक है, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या है वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि केरोसिन का अपवर्तनांक है आपका 1.44, ठीक है। तो केरोसिन में प्रकाश की चाल कितनी होगी उसको निकालना है, तो उसके लिए हम लोग इसी हिसाब से निकाल सकते हैं, म्यू बराबर c/cm। केरोसिन का मान आपका हो गया 1.44, c का मान शून्य में तो निश्चित है प्रकाश की चाल कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब cm नहीं जानते, मतलब केरोसिन में प्रकाश की चाल नहीं जानते हैं, तो cm बराबर हो गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा 1.44। पॉइंट हटेगा, डबल जीरो उतारिए, ठीक है। तो अब ये आपका हुआ 300/144। अब इसे कटा दीजिए, यहाँ पर कटाइए, जितना आएगा उतना गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किस माध्यम में किस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, केरोसिन में। कटा के आप लोग चेक कर सकते हैं, ये आपका आएगा करीब, इसमें हमने कटाया तो हमने देखा कि मान है 2.08 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यह प्रकाश की चाल किस में है जी, केरोसिन में। केरोसिन में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.08 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार आप सभी पदार्थों का अगर ये फॉर्मूला याद रहे तो अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं, और उन पदार्थों में प्रकाश की चाल कितनी होती है यह भी आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये उतारना है तो आप इन चीज़ों का एक अच्छा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है लेंस के बारे में। आप लोगों को पढ़ना है कि अवतल लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है, और
उत्तल लेंस की कितनी स्थितियाँ बन सकती हैं, अवतल लेंस की कितनी स्थितियाँ और किस प्रकार से वो स्थितियाँ बन सकती है, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, और कृपया ध्यान से हमारे चैनल PSC लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।